नमस्कार विद्यार्थियों। गत व्याख्यान में हमने बहुलवाद के अर्थ और परिभाषाओं के साथ साथ राज्य की प्रभुसत्ता पर बहुलवादी आक्षेप के बारे में पढ़ा। आज मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बहुलवाद के विकास में जो मुख्य सहायक तत्व हैं उनकी चर्चा करूंगी और बहुलवाद के सिद्धांत कौन से हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। पहले हम इस पर ध्यान दें कि बहुलवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से हैं। तो हमें बहुत सारे तत्व देखने को मिलते हैं, जैसे हेगलवादी राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भी बहुलवाद का उदय हुआ, क्योंकि हेगल जो आदर्शवादी विचारक थे उन्होंने राज्य को पृथ्वी पर परमेश्वर की अवधारणा के नाम से संबोधित किया। हेगल एकमात्र राज्य को ही नैतिक और आदर्शात्मक संस्था मानता है और राज्य के निरंकुश एवं असीमित प्रभुसत्ता का उपासक होने के कारण अन्य समुदायों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और इसी के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप बहुलवाद का जन्म हुआ। बहुलवाद प्रभुसत्ता को असीमित न मानकर सीमित मानता है और राज्य के साथ अन्य समुदायों को भी स्वीकार करता है। फिर यदि हम देखें तो राज्य की अयोग्यता की त्रुटि को दूर करने के लिए भी बहुलवाद का उदय हुआ। अयोग्यता इस अर्थ में क्योंकि वर्तमान में राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। इस स्थिति में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति भी अधिकाधिक बल प्राप्त करती जा रही है, लेकिन व्यवहार में अनेक बार राज्य को सर्वशक्तिमान बनाने का यह प्रयत्न राज्य की अयोग्यता में परिणत हो जाता है, क्योंकि इतना अधिक कार्यभार राज्य अकेला वहन नहीं करता या नहीं कर सकता। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ने भी राज्य को अयोग्यता की तरफ धकेला है और इसी त्रुटि को दूर करने के लिए बहुलवाद का उदय हुआ। फिर कुछ प्रभाव मध्यकालीन जो संघवादी विचारक हैं उनका भी पड़ा। बहुलवाद के विकास में जर्मन लेखक गियर्क तथा ब्रिटिश लेखक मैटलैंड और फिगिंस आदि विद्वानों के विचारों ने भी एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य किया। गियर्स और मैटलैंड ने लोगों का ध्यान उस मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की ओर आकृष्ट किया जिसमें राजशक्ति एक स्थान पर न थी और समाज में आर्थिक संघों को प्रमुख स्थान प्राप्त था। इन विचारकों ने सामाजिक हित में फिर से इस व्यवस्था को ग्रहण करने पर बल दिया। इसी प्रकार फिगिस ने मध्यकालीन चर्च के स्वतंत्र अस्तित्व की बात कहकर इस बात का प्रतिपादन किया कि शक्ति के उपभोक्ता एक नहीं वरन अनेक होते हैं। और जिस प्रकार मध्यकाल में समुदायों की सत्ता उपयोगी व राज्य के हस्तक्षेप से परे रही है, उसी प्रकार वर्तमान समय में सांस्कृतिक, आर्थिक आदि समुदायों की भी स्थिति है। अतः इन समुदायों को राज्य के समकक्ष स्वीकार करते हुए सामाजिक सत्ता का स्वरूप संघात्मक होना चाहिए, ऐसा इन विचारकों का मानना था। लोकतंत्र में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के प्रति असंतोष भी व्याप्त हो गया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के अंतर्गत प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या को अपनाया गया था, लेकिन शीघ्र ही प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या से असंतोष उत्पन्न हुआ और श्रेणी समाजवादी तथा संघवादी विचारकों द्वारा इसके स्थान पर व्यावसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की मांग की गई। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के ये सभी प्रतिपादक, जिनमें डीजीएच कोल का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, राज्य का उग्र विरोध करने वाले तथा समुदायों की तुलना में राज्य को गौण महत्व प्रदान करने वाले थे। तो इन विचारकों ने भी बहुलवादी विचारधारा के पोषण में सहायता प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय विचारों का क्रमिक विकास यदि हम देखें तो पिछली सदियों में राष्ट्रीयता का विचार प्रमुख रहा है, तो वर्तमान समय को अंतर्राष्ट्रीयता का युग कहा जा सकता है। राष्ट्रीय राज्यों व राष्ट्रीयता की भावना के उदय ने जिस प्रकार राज्य की असीमित संप्रभुता का विकास किया,
उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रवादी भावना के विकास ने प्रभुता के बहुलवादी विचार को प्रोत्साहित किया। तो अंतर्राष्ट्रवाद की भावना के विकास के कारण ही यह विचार बल ग्रहण करता गया कि संपूर्ण मानवता के हित को दृष्टि में रखकर ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की प्रभुसत्ता को सीमित कर दिया जाना चाहिए। फिर विधि शास्त्रीय तत्वों का भी विकास बहुत महत्वपूर्ण रहा। आधुनिक काल में भी यदि हम देखें तो अनेक क्षेत्रों में इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि विधि राज्य का आदेश मात्र नहीं वरन उससे ऊपर की एक वस्तु है। ये विधि शास्त्री या विधि शास्त्रवादी इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि राज्य विधि का एकमात्र स्रोत नहीं है और विधि निर्माण के संबंध में राज्य की प्रभुता की अनन्यता अथवा सर्वोच्चता की बात निर्विवाद रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती। इसी तरह श्रमिक वर्गों का विकास भी बहुलवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि वर्तमान समय में पूंजीवादी व्यवस्था पतनोन्मुख है और उसके स्थान पर समाजवाद व साम्यवादी व्यवस्था लोकप्रिय होती जा रही है। इन समाजवादी विचारधाराओं के आधार पर ऐसे श्रमिक वर्गों का गठन हो रहा है जो न केवल पूंजीपतियों वरन आर्थिक क्षेत्र में राज्य की सत्ता का भी विरोध करते हैं। इन श्रमिक वर्गों का अंतिम लक्ष्य आर्थिक क्षेत्र की समस्त शक्ति स्वयं अपने हाथों में ले लेना है। श्रमिक वर्गों के इस बढ़ते हुए महत्व के कारण भी संप्रभुता के एकत्ववादी विचार का पतन और बहुलवादी विचारधारा को प्रोत्साहन मिला। तो प्रमुख बहुलवादी विचारक यदि हम कहें तो उसमें गियर्क है, मैटलैंड है, डिग्विट, क्रेब, एम.डी. लिंडसे, दुर्खेम, मिस फॉलेट, अर्नेस्ट बार्कर और जी.डी.एच. कोल, हेराल्ड लास्की, इन सभी का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है और इन्हीं ने बहुलवाद के विकास में बहुत अधिक सहायता भी दी। बहुलवाद के उदय में इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। तो इस तरह से बहुलवाद अस्तित्व में आया जो अद्वैतवाद के खिलाफ खड़ा हुआ और इसके अपने कुछ प्रमुख सिद्धांत भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इन्होंने जो भी सिद्धांत दिए वो मौलिक सिद्धांत हैं इनके, और राजनीतिक बहुलवाद वह मत और सिद्धांत है जिनके अनुसार समाज में एक प्रभुता संपन्न सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य के स्थान पर अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र व राज्य के समकक्ष अनेक समुदायों के अस्तित्व का प्रतिपादन किया जाता है। तो इसके सिद्धांतों को हम एक एक करके लेंगे। जैसे पहला है, राज्य केवल एक समुदाय है। आदर्शवादियों की भांति बहुलवादी राज्य को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान तथा नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनके अनुमान से तो समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर राज्य अन्य समुदायों की भांति ही एक समुदाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो मानवीय जीवन की आवश्यकताएं बहुमुखी होती है और राज्य मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसके कारण राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों का भी उपयोगी अस्तित्व है और राज्य का कार्य मुख्यतः जीवन के राजनीतिक पहलू से संबंधित है और बहुलवादियों के अनुसार उसे अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए, जिससे अन्य समुदाय स्वतंत्र रूप से व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं का यथेष्ट विकास भी कर सके। इस प्रकार बहुलवाद इस बात का प्रतिपादन करता है कि अन्य समुदाय राज्य के ही समकक्ष हैं और राज्य के समान ही ये समुदाय भी अपने क्षेत्रों में पूर्ण शक्तिशाली होने चाहिए। लॉस्की ने सही कहा कि समुदायों के अनेक प्रकारों में से राज्य भी एक है और अन्य समुदायों की तुलना में वह व्यक्ति की भक्ति का उच्चतर अधिकारी नहीं है। मैटलैंड ने भी ये कहा कि राज्य भी इन्हीं समुदायों में से एक समुदाय है। तो इस प्रकार ये राज्य को एक समुदाय के रूप में देखते हैं। फिर दूसरा सिद्धांत है, बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। आदर्शवादियों की भांति बहुलवादी राज्य और समाज को एक नहीं मानते, वे उन्हें विभिन्न इकाइयों के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार
फासीवादी विचारकों का यह कथन गलत है कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर और विरुद्ध कुछ नहीं। बहुलवाद राज्य को अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय मानता है और समाज को राज्य की तुलना में बहुत अधिक व्यापक संगठन बताता है। राज्य समाज का एक ऐसा अंग मात्र है जो उद्देश्य और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समाज का सहगामी नहीं हो सकता। अर्थात उन्होंने राज्य को समाज का एक अंग ही माना और इसी रूप में स्वीकार किया। फिर है बहुलवादी नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं। ऑस्टिन आदि के असीमित संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध बहुलवाद एक प्रतिक्रिया है। यह असीमित संप्रभुता का खंडन करता है और आंतरिक व बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में संप्रभुता को सीमित मानता है। आंतरिक क्षेत्र में राज्य की शक्ति स्वयं अपनी प्रकृति तथा नागरिकों एवं समुदायों के अधिकारों से सीमित होती है तथा बाहरी क्षेत्र में राज्य की शक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्य राष्ट्रों के अधिकारों से सीमित होती है। तो बहुलवादी नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं। और अगला सिद्धांत यदि हम कहें तो उसमें उन्होंने ये कहा कि कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च हैं। बहुलवादी संप्रभुता के परंपरागत प्रतिपादकों के विपरीत कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। अद्वैतवादियों ने तो राज्य को ही सर्वोच्च माना और ये कहा कि उससे ऊपर कोई संस्था या किसी तरह का प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं होता राज्य पर। लेकिन बहुलवादी ये कहते हैं कि कानून राज्य से स्वतंत्र भी है और उससे उच्च भी है। फ्रांसीसी विचारक डिग्विट और डच विचारक क्रेब के विचार इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं, जैसा कि क्रेब ने ये कहा कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। तो अगला सिद्धांत है इनका विकेंद्रीकरण में विश्वास। बहुलवाद आदर्शवादी दर्शन की भांति केंद्रित राज्य में विश्वास नहीं करता वरन विकेंद्रीकरण को ही राज्य की वास्तविक उपयोगिता का आधार मानता है। क्योंकि बहुलवादी ये कहते हैं कि स्थानीय समस्याएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं और इन स्थानीय समस्याओं का समाधान शक्ति के केंद्रीकरण की पद्धति से नहीं किया जा सकता वरन विकेंद्रीकरण की पद्धति से किया जा सकता है। इसलिए इनका विश्वास है वो है विकेंद्रीकरण होना चाहिए एक राज्य के भीतर। फिर इन्होंने ये कहा कि हम यानी बहुलवाद राज्य के अस्तित्व के विरोधी नहीं है, ऐसा इनका सिद्धांत है। बहुलवादी ये कहते हैं कि राज्य की निरंकुश सत्ता का तो हम खंडन करते हैं, किंतु अराजकतावाद या साम्यवाद की भांति वे उसको समूल नष्ट करने के पक्ष में नहीं। राज्य का अंत करने के स्थान पर वे राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहते हैं और बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत कोरी मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक बहुलवादी समाज में राज्य का स्वरूप और महत्व वैसा ही है जैसा कि अन्य संघों तथा संस्थाओं का। बहुलवादी अन्य संघों की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता देने के लिए तो तैयार हैं, क्योंकि राज्य के द्वारा संघों के पारस्परिक विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में भी कार्य किया जाएगा, किंतु वे राज्य को उस उग्र तथा निरंकुश रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जिसका कि प्रतिपादन एकत्ववादी विचारकों ने किया था। फिर हम बहुलवाद को एक जनतंत्रात्मक विचारधारा भी कह सकते हैं, क्योंकि राज्य के वर्तमान रूप का विरोधी होने पर भी जनतंत्रात्मक प्रणाली का बहुलवाद कभी विरोध नहीं करता। बहुलवाद अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कभी भी हिंसात्मक प्रणाली का प्रयोग स्वीकार नहीं करता। आरंभ से लेकर अंत तक उसका विश्वास व्यावसायिक प्रतिनिधित्व तथा गुप्त मतदान में है। तो वास्तव में उसका उद्देश्य सर्वाधिकारवादी राज्य के स्थान पर एक ऐसे जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना है जिसमें शासन व्यवस्था का संगठन नीचे से ऊपर की ओर हो और प्रभुसत्ता के अन्य संघों में समान वितरण को वे जनतंत्रात्मक प्रणाली का प्रतीक मानते हैं और उनका विकेंद्रीकरण में भी विश्वास है, जैसा कि मैंने बताया। और ये व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करते हैं। GDH कोल प्रजातंत्र में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विशेष समर्थन करते हैं। बहुलवादी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अनुचित और दोषपूर्ण मानते हैं
क्योंकि क्षेत्र के आधार पर चुने गए व्यक्ति वास्तविक रूप में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधित्व की वही पद्धति उचित कही जा सकती है जिसका आधार व्यवसाय हो। एक कृषक के हित का प्रतिनिधित्व उसके पास रहने वाला वकील अच्छे प्रकार से नहीं कर सकता जितना कि दूर स्थित क्षेत्र का निवासी एक कृषक जो उसकी कठिनाइयों को समझता है। तो इसीलिए इन्होंने चुनाव क्षेत्र व्यवसाय के आधार पर ही निश्चित किए जाने की हमेशा अपनी सहमति या हमेशा अपने मशविरा दिया। कोल तो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का इस सीमा तक समर्थन करते हैं कि वह संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को उपभोक्ता तथा उत्पादक संघों में विभाजित करने का भी विचार करते हैं। तो इस तरह से बहुलवादी विचारधारा के अपने सिद्धांत हैं जो जनतंत्र में विश्वास रखते हुए राज्य को एकमात्र सत्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते और उसे मर्यादित शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं और राज्य को भी अन्य समुदायों के समान एक समुदाय के रूप में स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।